हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मौर्य वंश का योगदान। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। इस स्वतंत्रता संग्राम का जन्मदाता सैंड्रोकोटस था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसने लिखी पंक्ति? जस्टिन ने इस पंक्ति का उल्लेख किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरवमयी युग का श्री गणेश मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। इस कारण भारतीय इतिहास में इस युग को विशेष महत्व प्राप्त है। सिकंदर के पतन के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आ गई। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीतिक एकता के लिए जो प्रयास किए गए थे वो मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में और चाणक्य के सहयोग से किए गए। भारत के राजनीतिक क्षितिज पर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक देदीप्यमान नक्षत्र का उदय हुआ, जिसने भारतीयों का नेता बनकर उत्तर पश्चिमी भारत से अलेक्जेंडर के यूनानी सैनिक गणों और क्षत्रपों को नष्ट कर उस भारतीय भूभाग को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया तथा नंद वंश के शूद्र राजा को उन्मूलित कर मगध में एक नए राजवंश की प्रतिस्थापना की। और यही राजवंश भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से विख्यात है। मौर्य वंशीय शासन की स्थापना के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हुई, एक राजनीतिक सूत्रपात का उदय हुआ। स्मिथ के अनुसार मौर्यों का आगमन भारतीय इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। कालक्रम भी सहसा निश्चित और स्पष्ट होने लगता है तथा भारत के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य राजवंश और उसके शासन का इतिहास जानने के लिए हमें अभिलेखीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, पुरातात्विक स्रोत, मुद्रा आदि साधन प्राप्त होते हैं, जिनकी सहायता से हमें मौर्य वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में एक विख्यात शासक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही विख्यात शासक है। चंद्रगुप्त भारत के उन महानतम सम्राटों में से है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कृतियों से इतिहास के पृष्ठों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया है। उसका उदय वस्तुतः इतिहास की एक रोमांचकारी घटना है। देश को मकदूनी दास्ता से मुक्त करने तथा नंदों के घृणित और अत्याचारपूर्ण शासन से जनता को मुक्ति दिलाने तथा देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने का श्रेय इसी चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट को प्राप्त है। प्रारंभिक जीवन के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन है वो भी अंधकार पूर्ण है अन्य महान व्यक्तियों के समान। उसकी उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ परस्पर विरोधी विवरण देते हैं। तो इस कारण उसकी जाति का निर्धारण भारतीय इतिहास में एक जटिल समस्या है। मौर्यों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। तो कुछ सबसे पहला आता है शूद्र उत्पत्ति। मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखादत्त की रचना है। ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी आदि ढूंढीराज, जिन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, वो इसे शूद्र सिद्ध करते हैं। पुराणों के अनुसार शिशुनाग बन के बाद नंद राजा होंगे। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। उसी प्रकार जो श्रीधर स्वामी हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताते हैं और वो मानते हैं कि मुरा से उत्पन्न होने के कारण ये मौर्य कहलाए, और वो भी उनको पूरी तरह से शूद्र ठहराने का प्रयास करते हैं। मुद्रा राक्षस में उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ मानते हैं कि यह शूद्र था। तो इस प्रकार शूद्र से इसकी उत्पत्ति प्रयोग की गई है। दूसरा है क्षत्रिय उत्पत्ति।
जैन ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ उसे क्षत्रिय बताते हैं कि यह क्षत्रिय राजवंशी था। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य क्षत्रिय राजवंश से संबंधित था। इस मत की पुष्टि किससे होती है? अशोक के लोरिया नंदगढ़ के स्तंभ के नीचे भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी होती है। उसके अलावा जो सर्वप्रथम गुरुंगबेडेल महोदय थे, उन्होंने कहा है कि मयूर जो था वह मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह था। तो अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार करते हैं और पुरातत्व के जो स्रोत हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे। उसके अलावा तीसरा मत है वैश्य उत्पत्ति। रोमिला थापर इस मत की उत्पत्ति का मुख्य रूप से है। मोरेला थापर मौर्यों को वैश्य कुलीन मानती हैं। वो अपने इस पक्ष के लिए रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख को उद्धृत करती हैं, जिसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के एक प्रांतीय अधिकारी का नाम पुष्यगुप्त मिलता है। थापर के अनुसार गुप्त उपाधि वैश्य द्वारा धारण की जाती थी, अतः चंद्रगुप्त को भी वैश्य मानना चाहिए, लेकिन अधिकांश विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते। अंततः आर के मुखर्जी का मत है जो मैं कहते हैं कि चाणक्य इस बात को अपना तात्कालिक और अपरिहार्य कर्तव्य समझता था कि शूद्र राजाओं के शासन का शीघ्र उन्मूलन करें, क्योंकि देश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सैनिक हित उनके हाथों में नहीं सौंपे जा सकते। अतः मौर्यों को शूद्र नहीं वरन क्षत्रिय मानना ही न्यायप्रिय एवं तर्क संगत है। उसके अलावा मौर्यों के जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में किंवदंतियाँ और परंपराएं भी हैं। उनके ठोस प्रमाण कम मिलते हैं। इस संबंध में चाणक्य और चंद्रगुप्त कथा के अनुसार अंतिम नंद शासक धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने का प्रण किया था और संयोगवश विंध्याचल के जंगलों में उसकी भेंट राजकीलम नामक खेल खेलते एक बालक से हुई थी और उससे प्रभावित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 काषाण पर्ण में उसको खरीद लिया था और तक्षशिला लेके गया। वहाँ उसने विविध कलाओं की शिक्षा दी और शिक्षा दीक्षा के बाद चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य और रण कौशल से नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, उसको नष्ट किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया गया। तो इस प्रकार की कथाएं हमें मिलती हैं। उससे भी यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? क्षत्रिय था। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धि थी। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसमें 2 उसके प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त करना, यानी उत्तर पश्चिम भारत में जो यूनानी क्षेत्र थे उनसे भारत को पूरी तरह से मुक्त करना, और दूसरा था नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। ये 2 प्रमुख उद्देश्य थे चाणक्य के और इस कार्य के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को पूरी तरह से तैयार किया था। इसके लिए दोनों ने मिलकर एक विशाल सेना का गठन किया था और उसकी सेना में जो प्रमुख वर्गों से व्यक्ति लिए गए थे उसमें लुटेरे, चोर, डाकू और चोरों के गढ़, मलेच्छ जातियाँ, पर्वतवासी किरात जातियाँ, आठविक जातियाँ, उसके अलावा लड़ाकू गढ़ जातियाँ, ये सब उसने शामिल कर करके एक विशाल सेना का निर्माण किया था। अब आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो विजय अभियान प्रारंभ किया गया था उस विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस संबंध में 2 अवधारणाएं मिलती हैं कि उसके द्वारा जो विजय अभियान प्रारंभ किया गया था चाणक्य के सहयोग से, कि उसने पहले पंजाब को जीता था या उसने पहले मगध को जीता था। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर रायचौधरी आदि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया था। वो ये मानते हैं, उनका मानना है कि उनके द्वारा पहले मगध पर आक्रमण किया था और उसके पश्चात उसने पंजाब को हस्तगत किया था। लेकिन इस मत के विपरीत स्मिथ और जो रायचौधरी का जो मत है उसके विपरीत डॉक्टर वीसी पांडे, डॉक्टर राजवली पांडे, हेवेल और टॉमस आदि विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि उसने पंजाब पर पहले अधिकार किया था और उसके बाद
उसने किस पर अधिकार किया? मगध पर अधिकार किया। हम इन दोनों जो दो मत हैं उनके तर्क वितर्क को प्रस्तुत ना करके संक्षेप में यही कह सकते हैं कि मगध जैसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य को चंद्रगुप्त एकदम विजय कर ले या जीत ले, यह असंभव लगता है। फिर जो महावंश टीका में लिखा हुआ है या और अन्य ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त ने ऐसा प्रयास किया था, पहला प्रयास किया था मगध पर आक्रमण करने का, लेकिन उसमें पराजय हुई और वह जान बचाने के लिए गुप्त वेश में पंजाब की ओर भाग गया था। गुप्त वेश में जब वह मगध के किसी गांव में चाणक्य और चंद्रगुप्त ठहरे हुए थे, वहाँ एक घर की गृह स्वामी अपने पुत्र को खाना खिला रही थी और खाना खिलाते समय जब वह खाना खा रहा था बच्चा, उसका हाथ जल गया था, तो वह उसको हाथ जल जाने पर सतर्क रहने का परामर्श देती हुई कह रही थी कि तुम भी चंद्रगुप्त जैसी भूल कर रहे हो। तो उसके बच्चे ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि तुम किनारे किनारे से खाना शुरू करो, बीच में एकदम हाथ मत डालो, अन्यथा हाथ जल जाएंगे। तो यह बात सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने मगध प्रांत को जीते बिना ही क्योंकि उसने पहले मगध प्रांत की सीमाओं को नहीं जीता था और सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया था। इस कारण से मगध की जनता उसके विरुद्ध हो गई थी और इस कारण चंद्रगुप्त को हारना पड़ा था। तो यह जो सीख थी वो चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए प्रेरणा बनी और वह वापस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की तरफ गया, वहाँ पुनः अपनी सेना का गठन किया, फिर उसने सीमा प्रांतों को जीता, उसके बाद फिर उसने मध्य भाग को जीते और फिर अंत में उसने राजधानी पाटलिपुत्र को जीता। इसी प्रकार का वर्णन हमें जैन ग्रंथों में भी परिशिष्ट वर्णन में भी मिलता है। मुद्रा राक्षस से भी यही संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त ने शक, यवन, किरात, कम्बोज आदि के साथ विशाल सेना लेकर के पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उसने पहले चाहे मगध पर आक्रमण करने का प्रयास किया हो, किंतु उसकी पराजय हुई और उसे जान बचाकर भागना पड़ा और बाद में उसने फिर जब उसको वहाँ से भागना पड़ा तो बाद में उसने फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत में अपनी सीमा वहाँ पर एक विशाल सेना का गठन किया और उसके बाद उसने पंजाब को जीता, सिंध को जीता, वहाँ से अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया और उसके बाद उसने मगध को जीता। तो अतः निष्कर्ष हम कह सकते हैं इस आधार पर कि चंद्रगुप्त ने मगध की विजय के पूर्व पंजाब एवं सिंध से अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया था और यही अधिक प्रमाणिक लगता है। अब आता है कि उसके द्वारा जो विजय अभियान प्रारंभ किया गया था उसमें सबसे पहला जो विजय अभियान है वो है पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के शासन का अंत। सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य की सब प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसके द्वारा पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी यूनानियों के शासन का अंत। पंजाब एवं सिंध की विजय के लिए उसने कुछ प्रयास किए, जो उसके द्वारा प्रयास किए गए थे उसने इनको सबसे पहले प्रयास करने के लिए उसने यूनानियों के विरुद्ध सबसे पहले चाणक्य ने एक क्रांति का आह्वान किया और क्रांति उसने किस आधार पर की? वाक पटुता और बुद्धि चातुर्य द्वारा। यानी यूनानियों के विरुद्ध क्रांति के लिए चाणक्य ने अपनी वाक पटुता और बुद्धि चातुर्य द्वारा असंतुष्ट गणतांत्रिक जातियों और राज्यों से देशभक्त वीर एकत्रित किए। मैंने बताया ना अभी तुमको थोड़ी देर पहले कि उसकी सेना में कौन कौन से व्यक्ति थे। तो इस प्रकार उसने एक सैनिक संगठन खड़ा किया चंद्रगुप्त के नेतृत्व में, उन सभी को सैनिक के रूप में उसने प्रशिक्षित किया। उसके अलावा उसने अन्य राजाओं से भी मैत्री स्थापित की, केवल खुद के सैनिक संगठन से ही नहीं बल्कि उसने अन्य राजाओं के साथ भी मैत्री स्थापित की और शक्ति में वृद्धि की। उसने पर्वतक एवं पौरस राजा से मैत्री की। उसने सबसे पहले जब उसने उनसे इस बात की हमें उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्य से भी मिलता है कि पौरस ने हालांकि यूनानियों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था परिस्थितिवश, किंतु वह मूलतः कैसा था? देशभक्त था। अतः चंद्रगुप्त की सहायता देने के कारण यूडेमस द्वारा पौरस की हत्या भी करवाई थी, इसका उल्लेख मिलता है। और बाद में इसी के फलस्वरूप बाद में सिंधु जो क्षत्रप था यूडेमस, उसको भी भारत छोड़कर भागना पड़ा था। तो लेकिन पौरस ने सीधे सहायता नहीं की, लेकिन परोक्ष रूप से
वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था और इसका फल उसको किस रूप में मिला था? उसकी हत्या के रूप में मिला था और यूडिमस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जब पूरी तरह से उसने अपने आप को सुसज्जित कर लिया, उसके बाद उसने सबसे पहले उसने पूर्वी पंजाब को स्वतंत्र कराया। तो इस प्रकार पूर्ण तैयारी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया, जिसमें झेलम तक का उसने 321 झेलम तक के सिंधु प्रदेश पर पूरी तरह से उसका आधिपत्य हो गया था, जिसमें झेलम तक का पूर्वी पंजाब सबसे पहले स्वतंत्र करा गया। और यह सौभाग्य चंद्रगुप्त का सौभाग्य था कि पंजाब तथा सिंध की राजनीतिक परिस्थितियां उस समय उसके अनुकूल थी। सिकंदर के प्रस्थान के साथ ही इन प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए थे और अनेक यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतार दिए गए। उनमें भी आपस में विद्वेष और घृणा की भावना थी। और 325 तक ऊपरी सिंधु घाटी के जो यूनानी क्षत्रप था फिलिप द्वितीय, उसकी हत्या कर दी गई थी। 323 में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां और अधिक बिगड़ गई और जो पंजाब में सिकंदर के द्वारा स्थापित शासन था वो भी ढहने लगा। इन प्रदेशों में घोर अराजकता और अवस्था जो फैल गई थी, इसके कारण चंद्रगुप्त का कार्य और भी अधिक आसान हो गया। तो इस संदर्भ में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जस्टिन ने कहा था कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और उसके गवर्नर की हत्या कर दी। और जो ये स्वतंत्रता संग्राम चालू किया गया था, इसका जो जन्मदाता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार जस्टिन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिकंदर के जितने भी जो क्षत्रप थे, उनको विनाश करने का या उनको भारत से बाहर निकालने का कार्य किसने किया था? मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 317 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब का जो आखिरी सेनानायक था यूडिमस, वो भी भारत छोड़ करके भाग चला गया, वो भी भारत को छोड़ करके। और इस प्रकार सिंध और पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त का पूरी तरह से अधिकार हो गया था। अब वह सिंध और पंजाब का एक छत्र शासक बन गया था। इसी दौरान जब उसने पंजाब और इस पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद उसने नंद वंश का उन्मूलन किया, यानी कि धनानंद को समाप्त किया और मगध पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध नरेश धनानंद की शक्ति को नष्ट करने के लिए तो कटिबद्ध था ही। पंजाब व सीमा प्रांत से विशाल सेना लेकर वह मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने पहुंचा। दुर्भाग्यवश हमें इस महान युद्ध के बारे में, जो इन दोनों के बीच में जो इतना विशाल युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। जो भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है केवल जैन और बौद्ध ग्रंथों से ही मिलती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि दोनों के पास ही विशाल सेना थी, स्वयं धनानंद के पास भी बहुत विशाल। इसका अनुमान हम बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से लगा सकते हैं। इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त एवं धनानंद के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें 10,000 हाथी, 1,00,000 अश्वारोही, 5,000 रथ सैनिक, तथा 100 कोटि पदाति रण क्षेत्र में मारे गए थे। हालांकि यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु इससे दोनों के मध्य हुए युद्ध की विशाल क्षति का अवश्य पता लगता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार इस युद्ध में पर्वतक नामक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इस युद्ध में धनानंद पराजित हुआ और अपने पुत्रों सहित लड़ता हुआ मारा गया। धनानंद पराजित हुआ था इसमें। तथा पुत्रों सहित मारा गया, युद्ध में मारा गया था। तो इस प्रकार 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र पर अधिकार हो गया। और इस युद्ध में धनानंद की हार का मुख्य कारण उसके द्वारा की गई जन उपेक्षा थी। उसने जनता की उपेक्षा की थी, जनता पर उसने अत्याचारपूर्ण शासन किया, बहुत सारे कर लगा दिए थे। तो इस कारण से उसकी हार हुई है, उसका मुख्य कारण माना जाता है।
जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जन समर्थन प्राप्त कर इसका लाभ लिया था। इस कारण से वह धनानंद को पराजित करने में सफल रहा और उस पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद फिर मगध में एक नया राजवंश प्रारंभ हुआ जो भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। अगला जो संघर्ष हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो हुआ था उसका सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस के साथ उसका युद्ध हुआ था और जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईरान तक उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।